जी जी। तो हमें सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने जो एग्ज़ाम में समय रह गया, जैसे हम आज से मान के चलते हैं कि 1 महीने बाद हमारा नेट का एग्ज़ाम है, तो उसमें हमारा जो सिलेबस है उसमें हम मान लें 10 यूनिट हैं टोटल। तो हमें 10 यूनिट की तैयारी 1 महीने में कंप्लीट करनी है। इसके लिए हम एक प्लानिंग बनाएंगे, सिलेबस को सामने रख के, और उस 1 महीने के दिन को उस सिलेबस में डिवाइड करके, जैसे 10 यूनिट को 30 दिनों में डिवाइड करना है तो 1 यूनिट 3-3 दिन के हिसाब से जाएगी। ऐसी प्लानिंग बनानी है। लेकिन इस प्लानिंग में भी हमें ये देखना है कि उनमें से कौन टॉपिक है जो हमें ज़्यादा अच्छे से आते हैं और कौन से टॉपिक हैं जो हमें कम समझ में आते हैं। तो जो हमें कम समझ में आते हैं उस टॉपिक को हमें ज़्यादा समय देना है। जो अच्छे से समझ में आते हैं उसके लिए हमें सिर्फ थोड़ा सा कम समय देना है, लेकिन उसे भी पूरा करना है। ऐसा नहीं कि हम उसे छोड़ते जाएं। छोड़ना हमें किसी भी चीज़ को नहीं है, उसे भी हमें करना है, और जो आता है उसे भी करना है। तो पेपर 1 की जैसे हम बात करें तो उसमें जो सिलेबस है, हमें अपना ये जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है। इसमें हमें रिसर्च भी पढ़नी होगी, अपनी टीचिंग भी पढ़नी होगी, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट, ये सब पढ़ना होगा। तो इसके लिए हमारे ही विश्वविद्यालय में, सागर विश्वविद्यालय में एक रेमेडियल कोचिंग चलती है। जैसे यदि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप कहीं पे कोचिंग नहीं कर सकते, तो विश्वविद्यालय ने ही हम सबको एक बहुत अच्छी सुविधा दी है रेमेडियल कोचिंग की, जो कि हमारे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी कराते हैं। मैंने भी फर्स्ट सेमेस्टर में वहीं से फर्स्ट पेपर की तैयारी की थी, जिस कारण से मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाया। तो वहाँ से आप तैयारी करिए, और सबसे बड़ी बात कि आप ग्रुप स्टडी करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ग्रुप स्टडी करिए। क्योंकि जब हम अकेले पढ़ते हैं, अकेले पढ़ने में क्या होता है कि जो कुछ हमें आता है हम उसी को पढ़ते जाते हैं, जो हमारे सामने है वो पढ़ते हैं। इससे हमारी सोच है जो सीमित हो जाती है। हमें लगता है हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, अब इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको सब आता है। लेकिन जब आप ग्रुप स्टडी की ओर जाएंगे तो वहाँ पे आपके जैसे ही आपके साथ वाले बहुत से लोग मिलेंगे। वो फिर जब एक दूसरे से आप बताएंगे कि हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। फिर आपको महसूस होगा कि हाँ, अभी मेरा ये रह गया था। सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब डीप स्टडी करनी है। और कभी भी एक बुक पे, जो ये मार्केट में बुक मिलती है कि आप इस बुक को पढ़िए आपका नेट हो जाएगा, जेआरएफ हो जाएगा, एक बुक में ही पूरा सिलेबस दिया हुआ है, पूरा आपका हो जाएगा, तो एक बुक पे कभी निर्भर नहीं रहिए। जो आपका मूल टेक्स्ट है, जो आपका मूल ग्रंथ है उस पेपर का या उस सब्जेक्ट का, ज़्यादातर हो सके तो सिलेबस के अनुसार उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पूरा मूल टेक्स्ट पढ़िए, उसमें भी आपको ये देखना है कि इसमें सिलेबस में क्या है, उस चीज़ को बस पढ़ना है। और जब इतना सब कर लेते हैं तो आपको जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि हम सब चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, हमें लगता है हाँ हमने सब कर लिया, ग्रुप स्टडी के बाद भी लगता है हाँ अब लगभग सब हो गया। तो ये लगाने से फिर जो क्वेश्चन उनमें हमको नहीं आते, जिन क्वेश्चन में हम पीछे रह जाते हैं, उनको हम नोट डाउन करते जाएंगे, और उसके बारे में पुनः से एक बार और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम उस चीज़ को, यदि वो बाद में जाके हमारे एग्ज़ाम में भी आ जाती है, तो उसमें हम पीछे ना रह जाएं। और जो हम इनमें को हम 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। जैसे जो हमारे सिलेबस के टॉपिक हैं उनको 3 कैटेगरी में, जैसे एक तो हो गया जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसमें हमें ज़्यादा जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम आराम से ही पढ़ सकते हैं, 1-2 दिन में उसे ख़त्म भी कर सकते हैं पूरी उस यूनिट को। लेकिन कुछ होते हैं जो हमें आते नहीं हैं, लेकिन हम उनको समझ के 1 बार या 2 बार या 3 बार में उसे हम पूरी तरीके से सीख सकते हैं। और तीसरा होता है जो सबसे कमज़ोर पक्ष होता है, कि जैसे कई लोग होते हैं जो आर्ट से होते हैं या किसी और सब्जेक्ट से होते हैं, उनको ज़्यादातर देखा गया है कि मैथ या इंग्लिश ये सबसे ज़्यादा टफ लगता है। तो वो मैथ को ज़्यादा दूर दरकिनार करना ही सोचते हैं कि हम जितना हो सके मैथ से दूर रहें। तो उस सब्जेक्ट से या उस टॉपिक से हमें दूर भी नहीं रहना है, उसे भी देखना है। समय समय से जब हम देखते चले जाएंगे, हमको थोड़ा सा आएगा, तो हमारे अंदर एक और कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ेगा। हमारा कॉन्फिडेंस, उसमें हमको लगेगा कि हाँ अब मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं उस समय गलत सोच रहा था कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा।
लेकिन अब मैं इसे भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब हम तैयारी करते हैं उसमें हमें अपने जो नोट्स हैं वो प्रॉपर अपने ही हाथ से बनाने होंगे, क्योंकि जब हम अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को दोबारा पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से याद रह जाते हैं और बाद में एग्ज़ाम में जाते समय हमें वो चीज़ एक छाया चित्र उसका हमारे दिमाग में बन के आ जाता है, जिससे हमें कन्फ्यूजन है। जब हम दूसरे के नोट्स पढ़ते हैं तो वो दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार होते हैं। हाँ, मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं हो सकती, सभी की एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। आप बनाएंगे, आप अपने अनुसार नोट्स बनाएंगे, मैं अपने अनुसार नोट्स बनाऊंगा। तो जो नोट्स मैं बनाऊंगा उसको देख के आप उतना नहीं समझ सकते जितना मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो नोट्स मैंने बनाए हैं। आपके बनाए नोट्स से वैसे ही मैं भी नहीं समझ सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा यही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस हम पे, जैसे सभी क्वेश्चन तो सब पे नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सब कुछ पढ़ने के बाद भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उनके लिए जब हम तुक्का लगाते हैं तो तुक्का में भी एक ट्रिक होती है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से हमें इतना तो हो जाता है कि 4 में से 1 या 2 ऑप्शन हमें लगता है कि ये बिल्कुल इससे संबंधित है ही नहीं, ये इसमें नहीं है, ये हमने कहीं और पढ़ा। लेकिन 1 या 2 ऑप्शन में हम कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें से कोई एक है। तो उन 2 में से भी थोड़ा सा विचार सोच करके यदि याद आता है तो ठीक है, नहीं तो उनमें से ही आप किसी एक ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो भी पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, उसमें डीपली अंदर जाके उस कॉन्सेप्ट को समझने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अब हम ये ऐसा एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जिसके बाद आप हायर एजुकेशन में टीचर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता रख लेते हैं अपने पास। तो इस एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर होता है वो इतना आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कम से कम हमें एक स्टूडेंट की भांति नहीं, एक टीचर की भांति आपका व्यवहार हो, उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे लॉजिकल रीजनिंग को हम मान लेते हैं तो इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो एक बच्चे की समझ से दूर होते हैं। ये एक टीचर की मेंटलिटी वाले, मतलब टीचर की मानसिकता वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें, कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपकी इतनी समझ है, आप इनको समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं या नहीं, उस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। और हायर एजुकेशन भी, जैसे हम हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं, इसमें कुछ हायर एजुकेशन के भी सवाल आते हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा और करना होगा। उसके अलावा जैसे अब हम तो योग का सिर्फ यहाँ पे मैं हूँ, बाकी आप मैथ, एमबीए और इंग्लिश अदर डिपार्टमेंटों से हैं। तो सेकंड पेपर के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ यही प्लानिंग के बारे में बस बताऊँगा कि संभवतः मेरे में 10 यूनिट है सेकंड पेपर में, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके में भी संभवतः 10 यूनिट ही होगी। तो उसे टाइम के अनुसार आप मैनेज करिए, उनमें से अपने वीक वाले टॉपिक को अलग करिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक को अलग करिए, उनके अनुसार समय निर्धारित करिए। ऐसा नहीं कि सभी 10 को आपने बराबर बराबर समय दे दिया, ऐसा भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग टॉपिक को निपटाना है, तो वो हमारा ज़्यादा कम समय में हो जाएगा। जो हमारा बिग है सबसे ज़्यादा, उसको हम थोड़ी बाद में करेंगे, और बाद में करेंगे तो लेकिन उसे समय ज़्यादा देंगे, जितना ज़्यादा हो सके। एक बुक से भी नहीं, अनेक बुकों से पढ़ना है, लेकिन बुक ऑथेंटिक होनी चाहिए। जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं पहले उसके बारे में देखिए कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुकें हमें मिल जाती हैं जिनमें कुछ चीज़ें गलत दी जाती हैं या उतने अच्छे तरीके से नहीं समझाया जाता जितने तरीके से हम समझ सकते हैं। तो बुकों पे भी देखना चाहिए। जो आपके टीचर हैं उनका भी बहुत सहयोग मिलता है। मेरा जो अभी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मदद डिपार्टमेंट के टीचर्स और रिसर्च स्कॉलर्स से मिली है। सभी रिसर्च स्कॉलर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। उनसे जब जो कुछ भी मांगा, जिस भी मटेरियल की मुझे ज़रूरत थी, उन्होंने तुरंत मुझे दिया। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो, उनने मुझे प्रोवाइड कराया। उसके अलावा और कुछ हमारे जो सीनियर्स होते हैं वहाँ से, सुपर सीनियर्स थे जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की। और इस लॉकडाउन में नेट क्रैक होने का एक और कारण ये था कि एक जयराम पटेल थे जो यहाँ से 2-3 साल पहले ही योग से एमए करके निकल चुके हैं, वो जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। तो उन्होंने अभी हम सब के लिए एक ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज़ की थी
जिसमें पेपर 2 की पूरी तैयारी उन्होंने कराई थी, साथ साथ कुछ पेपर 1 का भी कराया था। तो उनकी ही मेहनत है जिस कारण से मैं आज नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ और आप सबको अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके अनुभव आप सबके साथ साझा कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।